नमस्कारम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलवार का दिवस भगवान श्री राम के दास भक्त परम भक्त महाबली हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे सभी परिजन परिचितों और परिजनों के सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य की रक्षा करें, सबके संकट दूर करें। जिसकी जैसी नीयत है निश्चित रूप से उसकी नियति भी वैसी ही होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम इस नीति पर विचार करते हैं कि जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी नियति, तो हम अपने अंदर झांक करके नहीं देख पाते। हम स्वयं क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक पाते। जबकि वास्तविकता यह है कि हमें कोई भी कार्य कोई भी बात करने से पहले स्वयं पर विचार करना आवश्यक है। एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे आज सुनने को मिला, सुनने को क्या देखने को मिला कि मनुष्य को सदा अपेक्षा अपने से रखनी चाहिए, कभी किसी दूसरे से अपेक्षा न रखें, अपेक्षा अपने आप से रखें। और यदि लड़ाई भी करनी हो तो भी अपने आप से करें। यदि प्रतिभागिता करनी हो, प्रतियोगी बनना हो, तो भी स्वयं का बने। अर्थात दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। जैसी मेरी सोच होगी वैसे ही मेरे कर्म होंगे, जैसे मेरे कर्म होंगे उससे वैसे ही फल की अपेक्षा रखी जा सकती। जैसा फल मिलेगा वैसे ही मेरा व्यक्तित्व बनेगा।
और मेरा व्यक्तित्व समाज में कैसा दिखाई देगा वो मेरे ही कर्मों पर निर्भर है। कोई दूसरा उसमें सहयोग नहीं कर सकता। कहते हैं कि दो शब्द हैं, एक तारीफ करना है, मतलब एक प्रशंसा करना है, और एक किसी का सम्मान करना है। दोनों चीजों में फर्क होता है। सम्मान सदैव उसका किया जाता है जिसको आप दिल से बड़ा मानते हैं, जिसको आप दिल से अपना मानते हैं, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन प्रशंसा किसकी की जाती है? प्रशंसा उसकी की जाती है जिससे कोई काम होता है, और सम्मान किसी व्यक्ति के काम का होता है। यदि किसी ने कोई काम किया है तो उसके प्रति आपके मन में सम्मान होगा। लेकिन यदि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसमें बहुत संभावना इस बात की है कि भले ही उसने काम कुछ ना किया हो, लेकिन आपकी निगाह में वो काम का व्यक्ति है, इसलिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो कुछ छोटे छोटे सूत्र की बात थी। आज सबसे सजन होने की आशा है। जैसा कि कल डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने बताया था, आज आशा है कि सबसे सजन होगा। शब्द है पहलगाम किसी को, मैं समझता हूं कोई भूला नहीं है। कम से कम अभी तो पूरे देश में कोई नहीं भूला है, सब जानते हैं। चाहे वो उसको, उस पहलगाम की घटना को खराब मान रहे हों, या उस घटना के घटित होने में मेघ निकाल रहे हों। बहरहाल केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मस्तिष्क पटल पर इस समय पहलगाम गूंज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज उस पर सबसे सजन होगा। आज इसी पटल पर एक कार्यशाला का दूसरा दिवस है जिसका नाम है गुरुदेव और शिष्य। उसमें 4 साहित्यिक विभूतियों के नाम दिए गए थे। कल आवाहन था, आज उनके विषय में कुछ अपनी बात रखनी है, कुछ अपने विचार रखने हैं, उनके जीवन वृत्त से संबंधित कुछ विचार रखने हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ विचार रखने हैं, उनकी रचनाओं का वाचन करना। तो इसलिए आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हमारी अपने समय निकाल सकें वो इस पटल पर अपने विचार उन साहित्यकारों के विषय में या किसी एक साहित्यकार के विषय में अवश्य दें। ये मेरा अनुरोध है। आज मेरे निगाहों के सामने से एक ऐसा आलेख गुजरा जिसमें निश्चित रूप से मेरा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे देख करके आज की परिस्थिति पर सोचने के लिए विवश कर दिया। मैं चाहता हूं कि केवल मैं ही नहीं, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं उसका पाठन कर रहा हूं। जिनका ये आलेख है आदरणीय
मनोज अभिज्ञान जी हैं कोई, मैं उनसे परिचित नहीं हूं। वास्तविकता यह है मैं उनसे परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मानसिक अनुमति लेकर के उनके आलेख को पढ़ रहा हूं। आशा है वो मुझे इसके लिए क्षमा करें। लेकिन वो आलेख इतना सुंदर है कि उसको पढ़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आप लोग भी सुनिए और उसका आनंद लीजिएगा। ये एक कटाक्ष है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उस पर एक भरा पूरा कटाक्ष है। जो इस समय प्रतिद्वंदिता चल रही है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, नंबर के मामले, परसेंटेज के मामले में, उस पर एक बहुत जबरदस्त कटाक्ष है। उसको देखिएगा और आनंद लीजिएगा। इस कटाक्ष को अंदर से अनुभव कीजिएगा, तब आपको इसके असली मर्म का पता चल पाएगा। एक प्रश्न किया किसी ने और उसका उत्तर जो मिला वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न एक माता पिता ने किया, क्योंकि कल एक कार्यशाला थी अभिभावक की, जिसमें अभिभावक की भूमिका में अधिकतर माता पिता रहते हैं। तो उसमें माता पिता ने एक प्रश्न किया कि मेरा बच्चा अभी 2 महीने का है, मुझे उसे आईआईटी की तैयारी कराना कब शुरू कर देना चाहिए? ये माता पिता ने एक कटाक्ष किया है आधुनिक व्यवस्था पर कि बच्चा अभी 2 महीने का है, उसे आईआईटी की कब तैयारी करानी चाहिए? तो उत्तर आया काउंसलर की तरफ से, काउंसलर की ओर से उत्तर आता है और कितना खूबसूरत है वो देखिएगा कि ओह, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। खेद है कि उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अब आप चाहें तो दूसरे बच्चे का प्लान करके उससे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, और आपको जो कुछ करना है उसके लिए छोटे छोटे सूत्र बताए जा रहे हैं। वो सूत्र देखिएगा, आप आनंद लीजिएगा कटाक्ष के रूप में। कि गर्भावस्था के दौरान आपको 11वीं और 12वीं कक्षा के फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सभी पन्ने खाने चाहिए। आपके पति को ब्रेड पर सभी सूत्र लिखने और खाने की जरूरत है। आपको नियमित रूप से आईआईटी का दौरा करने और उन्हें हर महीने लगभग 20-30 लाख रुपए की रिश्वत देने की आवश्यकता है। आपको तुरंत कोटा जाना चाहिए। हर जगह दीवारों पर फार्मूले और महत्वपूर्ण नोट्स लिखे जाने चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि आपको प्रतिदिन 20 से 22 घंटे के लिए व्याख्यान में भाग लेने की आवश्यकता है। आपको अपने घर में पूजा करने के लिए महीने में एक बार पंडित को भी बुलाना चाहिए, ताकि आपका बच्चा ठीक से ध्यान केंद्रित कर सके। सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोसी भी अपने बच्चों को आईआईटी में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी सोच वाली प्रतियोगिता हो। अपने बच्चे के एनर्जी सप्लीमेंट्स के लिए 10-12 कप कॉफी और 5-6 केन रेड बुल पीना न भूलें। ये तैयारियां आपको करनी है माता पिता को। किसी भी प्रकार के मानव और इलेक्ट्रॉनिक संपर्क की अनुमति नहीं है, यहां तक कि एक फोन कॉल के लिए भी नहीं। यदि आप इन सब का पालन करते हैं तो वह अपने जन्म के दिन ही जेईई मेंस, जेईई एडवांस लिख सकेगा, दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल कर सकेगा और उसी दिन प्रवेश प्राप्त कर सकेगा। यदि वह प्रवेश पाने में सफल हो जाता है या हो जाती है तो उसे परमवीर चक्र, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है
और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अपने बच्चे का साक्षात्कार लेने के लिए मीडिया चैनलों, समाचार पत्रों और कोचिंग संस्थानों को संभालने के लिए भी तैयार रहे। ये एक बहुत खूबसूरत सा कटाक्ष था आज की शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा प्रणाली पर। आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना उनका भार नहीं होता जितना भार की उनके बैग का होता है, जिसमें उनकी पुस्तकें और कापियां। हमें अपने समय की याद है कि हमने इंग्लिश की ABCD 6ठी कक्षा में पढ़ी थी, हमको वहां से सिखाई गई थी। 6th क्लास में हमने ABC पढ़ी थी। और आजकल प्ले स्कूल में जाते हुए भी जिन बच्चों का प्ले स्कूल में एडमिशन कराना होता है, उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम ABCD तो जानते हो, भले ही क्रम से ना जानते हो लेकिन जानते जरूर। आजकल ये स्थिति, इतना मानसिक बोझ, इतना मानसिक दबाव बच्चों पर प्रारंभ से ही पड़ने लगा है। और फिर समाज का दबाव कि अरे उसके तो 95% आए हैं, तुम्हारे कम से कम 97, 98 तो आने चाहिए। या कहीं एक नंबर कट गया, केवल एक नंबर कहीं कट गया तो ये होता है कि अरे मेरी तो रैंक गिर गई। रैंक गिर जाएगी चूंकि सब इसी होड़ में लगे हुए हैं कि किस तरीके से 100% रहना चाहिए। मुझे स्मरण है, मैं एक विद्यालय को जानता हूं, उसका आज भी रिकॉर्ड है कि उसका परीक्षा फल, यहां तक कि बोर्ड की परीक्षाओं में भी उसका परीक्षा फल 100% रहता है। और केवल 100% परीक्षा फल की बात नहीं है, उसके साथ में ये भी है कि हमेशा उन विद्यालय से प्रदेश की रैंकिंग में भी छात्र आते हैं और उनके यहां सब फर्स्ट और सेकंड डिवीजन ही रहते हैं। जो सूचना आती है, जो परीक्षा फल निकलता है, तो उस परीक्षा फल में केवल ये देखने की होड़ होती है कि विद्यालय में कितने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ये सबसे बड़ी शिक्षा का स्तर यहां है। दबाव, केवल दबाव सब पर, अध्यापकों पर भी, विद्यार्थी पर भी, अभिभावकों पर भी। और वो दबाव जब अभिभावकों पर आता है तो फिर सीधे सीधे बच्चों पर ट्रांसफर होता है, उनसे अपेक्षा की जाती है। इस अंधी दौड़ में मत दौड़िए। नैसर्गिक प्रगति जो है वो शाश्वत होती है, वो हमेशा आपको एक मुकाम तक पहुंचाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा।
प्रतियोगिता करें तो अपने आप से करें, अपेक्षा रखें केवल अपने आप से रखें, यदि लड़ना हो तो केवल अपने आप से लड़ें, कहीं किसी और से प्रतियोगिता न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आभार व्यक्त करते हुए जो सुनेंगे उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं और एक सूचना छोड़ करके जा रहा हूं कि कल मेरा वाचन नहीं हो सकेगा और यदि परिस्थिति या समय नहीं निकाल पाया तो हो सकता है कि आगामी 3-4 दिन और भी न रहे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री ईश्वर की इच्छा।